हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीपीआर। साल 712 ईस्वी सिंध की धरती पर घोड़ों की टापें गूंज रही थी। एक ओर थे सिंध के शक्तिशाली शासक राजा दाहिर और दूसरी ओर अरब साम्राज्य की विशाल सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अरबों ने भारत की ओर रुख क्यों किया? क्या यह केवल एक सैन्य अभियान था या इसके पीछे व्यापार, राजनीति और धर्म से जुड़े बड़े कारण थे? इस युद्ध ने न केवल सिंध की किस्मत बदली बल्कि की भारतीय इतिहास में नए युग की शुरुआत भी की। तो आइए जानते हैं भारत पर हुए अरब आक्रमण की पूरी कहानी। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर 7वीं और 8वीं शताब्दी में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि अरबों का साम्राज्य इतनी तेजी से फैल गया और फिर उनकी नजर भारत की ओर क्यों गई। दोस्तों, 7वीं शताब्दी के दौरान अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ। इसके बाद अरब शासकों और सेनाओं ने अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। विस्तार का अर्थ केवल नए क्षेत्रों पर कब्जा करना नहीं था बल्कि अपने राजनीतिक प्रभाव और सत्ता को भी बढ़ाना था। धीरे धीरे अरब सेनाओं ने पश्चिम एशिया के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पश्चिम एशिया उस समय व्यापार, संस्कृति और राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जब किसी शक्ति का नियंत्रण ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर हो जाता है तो उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति भी बढ़ जाती है। इसके बाद अरबों ने उत्तरी अफ्रीका की ओर विस्तार किया। उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र भूमध्य सागर के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने से अरबों के पास अधिक संसाधन, अधिक धन और बड़ी सैन्य शक्ति उपलब्ध हो गई। साथ ही उन्होंने मध्य एशिया के कई क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव स्थापित किया। मध्य एशिया प्राचीन व्यापार मार्गों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण का मतलब था व्यापारिक गतिविधियां और संपर्क मार्गों पर प्रभाव बढ़ना। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जब अरब इतने बड़े क्षेत्रों को जीत चुके थे तो उनकी नजर भारत पर क्यों गई? इसके कारण समझना बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि कोई शक्तिशाली साम्राज्य लगातार विस्तार कर रहा हो। जब उसके आसपास के कई क्षेत्र उसके नियंत्रण में आ जाते तो वो स्वाभाविक रूप से आगे के क्षेत्रों की ओर देखता है। उसी प्रकार अरब साम्राज्य भी लगातार बढ़ रहा था और उसके शासक नए क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित कर रहे थे। भारत उस समय विश्व के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता था। यहाँ कृषि, व्यापार, शिल्पकला काफी विकसित थी। भारत के विभिन्न भाग अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए थे, इसलिए भारत केवल एक भूभाग नहीं था बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यही कारण था कि अरबों की नजर भारत की ओर गई। लेकिन भारत की कहानी केवल आक्रमणों की कहानी नहीं है, ये आक्रमण की कहानी है क्योंकि अरब सेनाओं ने भारत में प्रवेश करने और अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। यह प्रतिरोध की भी कहानी है क्योंकि भारत के विभिन्न शासकों और राज्यों ने इन आक्रमणों का सामना किया और उनका विरोध किया। अर्थात आक्रमण हुआ तो उसके विरुद्ध संघर्ष भी हुआ था। और यह प्रभाव की कहानी है क्योंकि ऐसे संघर्ष केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहते। जब दो अलग अलग क्षेत्रों के अलग लोग संपर्क में आते हैं तो राजनीति, व्यापार, संस्कृति और समाज पर भी उनके प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए इन घटनाओं के परिणाम लंबे समय तक महसूस किए गए। अब हम समझते हैं कि आखिर अरबों का उदय कैसे हुआ, वे इतनी बड़ी शक्ति कैसे बन गए। 7वीं शताब्दी से पहले अरब प्रायद्वीप की स्थिति आज जैसी नहीं थी। उस समय पूरा अरब क्षेत्र अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। यहाँ कोई शक्तिशाली राजा या एकीकृत राज्य नहीं था जो पूरे अरब पर शासन करता हो। अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि कबीला क्या होता है। कबीला लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने आप को एक ही पूर्वज का वंशज मानते थे और अपने समूह के हितों को सबसे ऊपर रखते थे। हर कबीले का अपना मुखिया होता था, अपने नियम होते थे, अपनी अलग पहचान होती थी। इसके कारण पूरे अरब में एकता की कमी थी। एक कबीला दूसरे कबीले से अलग रहता था और कई बार उनके बीच संघर्ष भी होते रहते थे। इसलिए यदि किसी भारी शक्ति के विरुद्ध पूरे अरब को एक साथ खड़ा होना पड़ता तो यह बहुत कठिन था क्योंकि सभी कबीलों के अपने अपने हित थे। सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी स्कूल की एक कक्षा के विद्यार्थी कई छोटे छोटे समूहों में बटे हुए हों और हर समूह केवल अपने बारे में सोचता हो। ऐसे में पूरी कक्षा मिलकर कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगी। लेकिन यदि सभी समूह एक उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ ऐसी ही स्थिति 7वीं शताब्दी से पहले अरब में थी।
अब स्थिति में बड़ा परिवर्तन तब आया जब इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम के उदय के बाद अरब समाज को एक नई दिशा मिली। पहले जहां लोगों की पहचान मुख्य रूप से उनके कबीले से होती थी, वहीं अब एक साझा धार्मिक पहचान भी सामने आई। इससे अलग अलग कबीलों के लोगों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ने लगा। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम ने केवल धार्मिक संदेश नहीं दिया, बल्कि लोगों को एक व्यापक समुदाय का हिस्सा होने का भी एहसास कराया। पहले जो लोग स्वयं को केवल अपने कबीले का सदस्य मानते थे, वे अब एक बड़े समूह का हिस्सा महसूस करने लगे। यही कारण था कि धीरे धीरे अरबों में एकता आने लगी। अब सोचिए, जो लोग पहले अलग अलग थे, यदि वे एक साथ काम करें तो उनकी सामूहिक शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। यही अरबों के साथ हुआ। इस एकता का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि पहली बार अरब एक संगठित राजनीति और सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। अब आप सोच रहे होंगे कि संगठित राजनीतिक शक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ यह है कि अब केवल अलग अलग कबीलों का अस्तित्व नहीं था, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक व्यवस्था विकसित होने लगी, जिसमें लोगों के एक साझा नेतृत्व और उद्देश्य के अंतर्गत कार्य करने लगे। वही संगठित सैन्य शक्ति का अर्थ है कि पहले जो योद्धा अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, वे अब एक बड़े उद्देश्य के लिए एक साथ लड़ सकते थे। इससे उनकी युद्ध क्षमता और प्रभाव दोनों बढ़ गए। इसे एक सिंपल से उदाहरण से माने तो मान लीजिए, यदि 10 छोटे छोटे समूह अलग अलग काम करें तो उनकी शक्ति सीमित रहेगी, लेकिन वही 10 समूह एक नेतृत्व में मिलकर कार्य करें तो वे कहीं अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। अरबों के साथ भी यही हुआ। अब तक हमने देखा कि इस्लाम के उदय के बाद अरब पहली बार एक संगठित शक्ति के रूप में उभरे, लेकिन केवल एकता ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया का राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि 7वीं शताब्दी में अरबों के पड़ोस में जो 2 बड़े साम्राज्य थे, बिजान्तीन साम्राज्य और सासानी साम्राज्य, ये दोनों शक्तियां वर्षों से आपस में युद्ध लड़ रही थी। लगातार युद्धों के कारण उनकी सेना, अर्थव्यवस्था और प्रशासन कमजोर हो चुके थे। उधर अरबों में एक नई धार्मिक और राजनीतिक एकता पैदा हो चुकी थी। अब अलग अलग कबीलों के लोग एक ही नेतृत्व के अंतर्गत संगठित होकर लड़ रहे थे। यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सबसे पहले अरबों ने सीरिया की ओर अपना विस्तार शुरू किया। सीरिया उस समय बिजान्तीन साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन लगातार युद्धों और आंतरिक समस्याओं के कारण वहां की शक्ति कमजोर हो चुकी थी। जब अरब सेनाएं वहां पहुंची तो उन्हें उतना मजबूत प्रतिरोध नहीं मिला जितना किसी शक्तिशाली और स्थिर साम्राज्य से मिलने की उम्मीद होती है। इसके सिंपल से उदाहरण है, मान लीजिए 2 बड़े खिलाड़ी आपस में लंबी लड़ाई लड़कर पहले ही थक चुके हो, तभी कोई तीसरा खिलाड़ी पूरी ऊर्जा और तैयारी के साथ मैदान में उतर जाए तो ऐसे में जीत की संभावना उसी तीसरे खिलाड़ी की ही अधिक होती है। ठीक यही स्थिति अरबों और बिजान्तीन साम्राज्य के बीच थी। सीरिया पर नियंत्रण मिलने से अरबों को एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र प्राप्त हुआ। यह पश्चिम एशिया का एक प्रमुख केंद्र था और व्यापारिक मार्गों पर भी महत्वपूर्ण स्थान था इसका। सीरिया के बाद अरबों ने मिस्र की ओर ध्यान दिया। मिस्र केवल एक साधारण क्षेत्र नहीं था, यह अत्यंत उपजाऊ भूमि थी और प्राचीन काल से ही समृद्धि का केंद्र माना जाता था। नील नदी के कारण यहाँ कृषि बहुत विकसित थी, इसलिए जो शक्ति मिस्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती उसे आर्थिक लाभ भी मिलता। बिजान्तीन साम्राज्य पहले से कमजोर था, इसलिए अरब सेनाएं मिस्र पर भी अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रही। मिस्र की विजय का अर्थ केवल एक और क्षेत्र जीतना नहीं था, इसका मतलब था अधिक कृषि उत्पादन, अधिक कर राजस्व, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण और साम्राज्य की आर्थिक शक्ति में वृद्धि होना। यानी मिस्र ने अरब साम्राज्य को और अधिक मजबूत बना दिया। अब आते हैं ईरान पर। उस समय ईरान सासानी साम्राज्य का केंद्र था। यह एक बहुत पुराना और शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था, लेकिन बिजान्तीन साम्राज्य की तरह सासानी साम्राज्य भी लंबे युद्धों से कमजोर हो चुका था। लगातार संघर्षों ने उसकी सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया था। जब अरब सेनाओं ने आक्रमण किया तो सासानी साम्राज्य धीरे धीरे उनका सामना करने में असफल रहा और अंततः ईरान पर अरबों का अधिकार स्थापित हो गया। ईरान की विजय विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे अरब साम्राज्य का क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया, साथ ही उन्हें एक विकसित प्रशासनिक परंपरा, बड़े शहर और महत्वपूर्ण संसाधन भी प्राप्त हुए।
इससे अरब साम्राज्य पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन गया। इसके बाद अरबों का विस्तार मध्य एशिया की ओर भी हुआ। मध्य एशिया प्राचीन काल से व्यापारिक मार्गों का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कई प्रसिद्ध व्यापारिक रास्ते इसी क्षेत्र से होकर गुजरते थे। जब अरबों ने यहाँ अपना प्रभाव स्थापित किया तो उनके नियंत्रण में और अधिक व्यापारिक मार्ग आ गए। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका राजनीतिक प्रभाव और अधिक आर्थिक शक्ति दोनों बढ़ गई। अब उनका साम्राज्य केवल अरब प्रायद्वीप तक सीमित नहीं था, बल्कि पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका और मध्य एशिया तक फैल चुका था। यदि हम चित्र में दिखाए गए मानचित्र को देखें, तो हरे रंग का क्षेत्र अरब साम्राज्य की विशालता को दर्शाता है। कुछ ही दशकों पहले जो लोग अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानी क्षेत्रों तक सीमित थे, वे अब एक विशाल साम्राज्य के शासक बन चुके थे। उनका प्रभाव हजारों किलोमीटर तक फैल चुका था। यही कारण है कि इतिहासकार अरब साम्राज्य के इस विस्तार को विश्व इतिहास की सबसे तेज साम्राज्यवादी विस्तार प्रक्रियाओं में से एक मानती है। अब चित्र की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पर ध्यान दीजिए कि अब उनकी नजर भारत पर थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने तुरंत भारत पर आक्रमण कर दिया। इसका मतलब यह है कि जब अरबों ने अपने पश्चिम और उत्तर के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तब उनकी सीमाएं भारत के निकट पहुंच गईं। अब उनके सामने भारत एक ऐसा क्षेत्र था जो आर्थिक रूप से और व्यापारिक के लिए प्रसिद्ध था और लंबे समय से विश्व के व्यापारिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत उनकी दृष्टि में आने लगा। यहीं से भारत और अरबों के बीच संपर्क, संघर्ष और आगे चलकर आक्रमणों की कहानी शुरू हुई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अरबों की नजर भारत पर क्यों गई? ऐसा क्या था भारत में कि अरब शासक इसे इतना महत्वपूर्ण मानते थे? सबसे पहला कारण था भारत की अपार समृद्धि। उस समय भारत दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में गिना जाता था। यहाँ कृषि बहुत विकसित थी, इसलिए बड़ी मात्रा में अनाज पैदा होता था। नदियों की उपजाऊ भूमि किसानों को भरपूर उत्पादन देती थी। जब किसी क्षेत्र में अच्छी खेती होती है तो वहाँ भोजन की कमी नहीं होती और लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसी कारण भारत में व्यापार, उद्योग और नगरों का विकास भी हुआ। अरबों को यह अच्छी तरह पता था कि भारत केवल एक बड़ा भूभाग नहीं है, बल्कि यह धन संपत्ति से भरा हुआ क्षेत्र है। इसे एक आसानी से उदाहरण से समझे तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना व्यापार बढ़ाना है, तो वो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ पैसा अधिक हो, लोग समृद्ध और संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। उसी प्रकार अरब शासकों की नजर भी भारत की समृद्धि पर थी। भारत की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। व्यापारी, यात्री और समुद्री नाविक भारत की समृद्धि के किस्से अरब क्षेत्रों तक पहुंचाते थे। इससे अरबों के मन में भारत के प्रति आकर्षण और बढ़ गया। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भारत अरबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था व्यापार। उस समय भारत विश्व व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। भारत से अनेक मूल्यवान वस्तुएं बाहर के देशों में भेजी जाती थी। इनमें विशेष रूप से मसाले, उत्तम गुणवत्ता के कपड़े और कीमती रत्न शामिल थे। मसालों की मांग उस समय बहुत अधिक थी। इसी प्रकार भारतीय वस्त्र भी अपनी गुणवत्ता और सुंदरता के कारण प्रसिद्ध थे। भारत के रत्न और बहुमूल्य पत्थर भी विदेशी व्यापारियों को आकर्षित करते थे। अरब व्यापारी सबसे पहले ही समुद्री व्यापार से सक्रिय थे। वे विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। अब सोचिए, यदि किसी क्षेत्र में ऐसी वस्तुएं मिलती हो जिनकी पूरे विश्व में मांग हो, तो व्यापारी स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र से जुड़ना चाहेगा। यही कारण था कि अरबों के लिए भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि व्यापारिक अवसरों का विशाल केंद्र था। जैसे यदि आज किसी शहर में बहुत बड़ा बाजार हो जहाँ सबसे अधिक लाभ कमाया जा सकते, तो व्यापारी उस बाजार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार भारत उस समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसलिए व्यापारिक दृष्टि से भारत अरबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। तीसरा कारण था राजनीतिक महत्वाकांक्षा। उस समय बड़े बड़े शासकों के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना आशक्ति का प्रतीक माना जाता था। जितना बड़ा साम्राज्य होता था, उतना ही शासक प्रभावशाली माना जाता था। अरबों ने पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था। लगातार विजय प्राप्त करने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में नए क्षेत्रों को अपने प्रभाव में लाना उनकी राजनीति का हिस्सा बन गया। भारत जैसा विशाल और समृद्ध क्षेत्र यदि किसी साम्राज्य के अधीन आ जाए,
तो साम्राज्य की प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों ही बढ़ जाते हैं। जैसे यदि कोई राजा छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन करता हो और दूसरा राजा विशाल क्षेत्रों पर शासन करता हो, तो लोगों की नजर में दूसरा राजा अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार साम्राज्य का विस्तार राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने का माध्यम माना जाता था। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी अरबों के लिए भारत महत्वपूर्ण था। चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण था सामरिक महत्व। सिंध क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित था। इसे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। किसी भी बड़े क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कुछ मार्ग विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते। सिंध ऐसा ही क्षेत्र था। अरबों के लिए सिंध तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि यह उनके प्रभाव क्षेत्र के निकट स्थित था। यदि किसी क्षेत्र को भारत में प्रवेश करना हो तो सिंध एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता था। इसलिए रणनीतिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व था। इसे मान लीजिए किसी बड़े किले का एक मुख्य द्वार हो। यदि कोई उस द्वार पर नियंत्रण प्राप्त कर ले तो किले के अंदर प्रवेश करना आसान हो जाता है। उसी प्रकार सिंध को भारत का उत्तर पश्चिमी प्रवेश द्वार माना जाता था। यही कारण था कि सामरिक दृष्टि से भी सिंध अरबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अब हम समझते हैं कि भारत और अरबों के बीच संबंध आक्रमण से पहले कैसे थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब हम अरबों और भारत के संबंधों की बात करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि शुरुआत से ही दोनों के बीच युद्ध या आक्रमण का रिश्ता था। वास्तव में शुरुआत में दोनों के बीच व्यापार और आपसी संपर्क का संबंध था, न कि लड़ाई का। अरब व्यापारी सदियों से भारतीय तटों पर आते थे। इसका अर्थ है कि अरब देशों के व्यापारी भारत में बहुत लंबे समय से आते जाते रहते थे। यह संबंध 7वीं 8वीं शताब्दी के आक्रमण से भी बहुत पहले का था। उस समय अरब प्रायद्वीप की स्थिति ऐसी थी कि वह एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच स्थित था। इसलिए अरब व्यापारी समुद्र व्यापार में बहुत कुशल हो गए थे। उनके जहाज समुद्र के रास्ते दूर दूर तक यात्रा करते थे। भारत उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता था। यहाँ से मिलने वाले मसाले, सूती और रेशमी वस्त्र, कीमती पत्थर और अन्य वस्तुएं दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि अरब व्यापारी इन वस्तुओं को खरीदने के लिए भारतीय तटों पर आते थे। इसे मान लीजिए किसी शहर में एक ऐसा बाजार हो जहाँ सबसे अच्छे और दुर्लभ चीजें मिलती हो, तो तब दूर दूर के व्यापारी उस बाजार में व्यापार करने आएंगे। उसी प्रकार भारत उस समय विश्व का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और अरब व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। अब प्रश्न उठता है कि अरब व्यापारी भारत के किन किन क्षेत्रों में सबसे अधिक आते थे। तो मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में आते थे। पहला गुजरात का तट और दूसरा मलाबार का तट। गुजरात भारत के पश्चिम तट पर स्थित था। अरब देशों के से समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज सबसे पहले अक्सर इसी क्षेत्र तक पहुंचते थे। इसलिए गुजरात के बंदरगाह व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम भारत का मलाबार तट भी व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह क्षेत्र विशेष रूप से मसालों के लिए प्रसिद्ध था। उस समय काली मिर्च, इलायची और अन्य मसालों की विदेशों में बहुत अधिक मांग थी। अरब व्यापारी इन मसालों को खरीदकर पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में बेचते थे। इसे ऐसे समझिए जैसे आज कुछ देश तेल उत्पादन के कारण विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उस समय भारत के कुछ तटीय क्षेत्र मसालों और अन्य वस्तुओं के कारण विश्व व्यापार के केंद्र बन हुए थे। यही कारण था कि अरब जहाज नियमित रूप से गुजरात और मलाबार तटों पर आते थे। जब अरब पहली बार भारत से जुड़े तब उनका उद्देश्य भारत पर हमला करना नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना और लाभ कमाना था। अरब व्यापारी भारतीय बंदरगाहों पर आते, व्यापार करते, सामान खरीदते और फिर अपने देशों में लौट जाते। दोनों पक्षों को इस व्यापार से लाभ होता था। भारतीय व्यापारियों को अपने सामान के लिए बड़े बाजार मिलते थे और अरब व्यापारियों को मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती थी। इस प्रकार दोनों के बीच सहयोग और आर्थिक संबंध विकसित हुए। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय संबंधों की नींव व्यापार पर आधारित थी। इसलिए भारत और अरबों के बीच प्रारंभिक संपर्क शांतिपूर्ण था। यदि दो लोग आपस में व्यापार कर रहे हो और दोनों को लाभ मिल रहा हो तो उनके बीच स्वाभाविक रूप से मित्रतापूर्ण संबंध बनते। ठीक इसी प्रकार भारत और अरबों के बीच शुरुआती संबंध बने।
अब हम सिंध की राजनीतिक स्थिति समझते हैं, जहां पर अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। उस समय सिंध का राजा दाहिर था और पूरे क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था उसके नियंत्रण में थी। जब हम कहते हैं कि राजा दाहिर का शासन था, तो इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि वह राजा था, बल्कि यह भी है कि राज्य के प्रशासन, सुरक्षा और शासन की जिम्मेदारी उसी के हाथ में थी। किसी भी राज्य में राजा का कार्य केवल सिंहासन पर बैठना नहीं होता, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, सीमाओं की रक्षा करना और राज्य को सुरक्षित रखना भी होता है। इसलिए सिंध की राजनीतिक पहचान उस समय राजा दाहिर के शासन से जुड़ी हुई थी। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझिए तो जैसे आज किसी देश की पहचान उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के नेतृत्व से जुड़ी जाती है, उसी प्रकार उस समय सिंध की पहचान राजा दाहिर के शासन से जुड़ी हुई थी। इसलिए जब भी सिंध की राजनीतिक स्थिति की बात होती है तो राजा दाहिर का नाम सबसे पहले सामने आता है। सिंध को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जिसके माध्यम से बाहर से आने वाले लोग सबसे पहले भारत में प्रवेश कर सकते हैं। इसका महत्व इसलिए बहुत अधिक था क्योंकि जो भी शक्ति पश्चिम दिशा से भारत की ओर आती, उसे सबसे पहले सिंध के क्षेत्र का सामना करना पड़ता था। दूसरे शब्दों में कहे तो सिंध भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु था। इसे एक घर के उदाहरण से समझिए तो यदि कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करना चाहता है तो सबसे पहले उसे मुख्य दरवाजे से होकर गुजरना होता है। उसी प्रकार भारत में आने के लिए सिंध एक महत्वपूर्ण दरवाजे जैसा क्षेत्र था। यही कारण था कि इस क्षेत्र का राजनीतिक और सामरिक महत्व बहुत अधिक माना जाता था, क्योंकि जो क्षेत्र प्रवेश द्वार होता है उसकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। सिंध केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। जब हम कहते हैं कि व्यापारिक मार्ग यहाँ से गुजरते थे, तो इसका अर्थ है कि विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी और व्यापारिक गतिविधियां इस क्षेत्र से होकर संचालित होती थी। व्यापारिक मार्ग किसी भी क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। यहाँ जहाँ व्यापारिक मार्ग होते हैं, वहाँ लोगों का आना जाना बढ़ता है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है और क्षेत्र का महत्व भी बढ़ता है। इसे सरल उदाहरण से समझे तो आज भी जिन शहरों के पास बड़े हाईवे, बंदरगाह या महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग होते हैं, वे आर्थिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय सिंध से होकर गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग उसे विशेष महत्व प्रदान करते थे। यही कारण था कि सिंध केवल एक सामान्य क्षेत्र नहीं था, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सामरिक शब्द का संबंध सुरक्षा, रक्षा और सैन्य महत्व से होता है। सिंध का सामरिक महत्व इसलिए बहुत अधिक था क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र था जो भारत के प्रवेश मार्ग के रूप में कार्य करता था। जो भी शक्ति इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करती थी, उसे एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति प्राप्त हो जाती थी। किसी भी राज्य के लिए ऐसे क्षेत्रों का महत्व बहुत अधिक होता है जो उसकी सुरक्षा और सीमाओं से जुड़े हों, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों पर नियंत्रण होने से रक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत होती है और भारी गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाता है। इसे एक किले के मुख्य द्वार के उदाहरण से समझिए तो यदि किसी किले का मुख्य द्वार सुरक्षित है तो पूरे किले की सुरक्षा मजबूत रहती है, लेकिन यदि मुख्य द्वार पर नियंत्रण कमजोर हो जाए तो पूरे किले की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ठीक इसी प्रकार सिंध का महत्व केवल एक क्षेत्र के रूप में नहीं था, बल्कि यह सुरक्षा रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। अब वो समझते हैं कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसे अरबों ने भारत, विशेष रूप से सिंध पर आक्रमण करने का तत्काल कारण बनाया। उस समय कुछ अरब जहाज समुद्री मार्ग से यात्रा कर रहे थे। समुद्री व्यापार उस दौर में बहुत महत्वपूर्ण था। लोग और व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा सामान पहुंचाने के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग करते थे। इसी दौरान कुछ अरब जहाजों पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि समुद्री लुटेरे कौन होते हैं। तो जैसे जमीन पर डाकू यात्रियों या व्यापारी को लूट लेते हैं, उसी प्रकार समुद्र में जहाजों को लूटने वाले लोगों को समुद्री लुटेरे कहा जाता था। उनका उद्देश्य जहाजों पर मौजूद धन संपत्ति और सामान को छीनना होता था। जब इन अरब जहाजों पर हमला हुआ तब यह घटना अरब शासकों के लिए एक गंभीर मामला बन गई। स्वाभाविक रूप से वे जानना चाहते थे कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इसी कारण अरब शासक ने सिंध के शासक राजा दाहिर से कार्रवाई की मांग की। अर्थात अरब शासक ने कहा कि जो लोग इस लूटपाट में शामिल थे
उनके विरुद्ध कदम उठाए जाएं और इस घटना का समाधान किया जाए, क्योंकि यह घटना सिंध के आसपास के समुद्री क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। इसलिए अरब पक्ष को लगा कि इस मामले में राजा दाहिर को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई न होने पर इसे आक्रमण का आधार बनाया गया। यानी अरबों ने यह कहना शुरू किया कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई। परिणाम स्वरूप इसी घटना को उन्होंने सिंध पर आक्रमण के लिए एक कारण के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे मान लीजिए किसी दो राज्यों के बीच पहले से तनाव मौजूद हो, फिर अचानक एक ऐसी घटना हो जाए जिसके लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष को जिम्मेदार ठहराने लगे, तो वह घटना युद्ध या आक्रमण का बहाना बन सकती है। ठीक उसी प्रकार समुद्री लुटेरों द्वारा जहाजों पर किया गया हमला और उसके बाद कार्रवाई को लेकर विवाद आक्रमणों का तत्काल कारण बन गया। लेकिन वास्तविक उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था। इसका अर्थ है कि जहाजों पर हमला और कार्रवाई का विवाद केवल वह घटना थी जिसे कारण आक्रमण का कारण बताया गया, लेकिन अरबों का बड़ा लक्ष्य अपने राज्य और शक्ति का विस्तार करना था। साम्राज्य विस्तार का सीधा अर्थ है अपने शासन के क्षेत्र को बढ़ाना। जब कोई शक्तिशाली राज्य अपने नियंत्रण में अधिक भूमि, अधिक नगर और अधिक क्षेत्रों को लाना चाहता है तो उसे साम्राज्य विस्तार कहा जाता है। इसलिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि जहाजों वाली घटना के नए आक्रमण के लिए तत्काल आधार प्रदान किया, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा उद्देश्य था वह अपने साम्राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाना और अपने प्रभाव का विस्तार करना था। अब हम उस महत्वपूर्ण चरण पर आते हैं जब 712 ईस्वी में उमैयद शासन ने युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय के लिए भेजा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं था। जब उमैयद शासन ने सिंध की ओर अभियान भेजने का निर्णय लिया, तब उन्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सेना का नेतृत्व प्रभावी ढंग से कर सके, आदेशों का पालन करवाए और कठिन परिस्थितियों में अभियान को सफल बना सके। इसी कारण मोहम्मद बिन कासिम को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे युवा सेनापति कहा गया। इसका अर्थ यह है कि कम आयु में होने के बावजूद उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। किसी भी राज्य में इतनी महत्वपूर्ण सैन्य जिम्मेदारी तभी सौंपी जाती है जब नेतृत्वकर्ता की क्षमता पर पूरा विश्वास हो। इसे एक सरल उदाहरण से समझे तो यदि किसी विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हो और प्रधानाचार्य किसी छात्र को पूरी टीम का कप्तान बनाए, तो इसका मतलब है कि छात्र में नेतृत्व की विशेष योग्यता दिखाई देती है। उसी प्रकार उमैयद शासन ने मोहम्मद बिन कासिम को एक बड़े अभियान का नेतृत्व सौंपा। अब दूसरी बात कही गई है कि वह कुशल, साहसी और अनुशासित सेनापति था। तो सबसे पहले तो कुशल सेनापति का अर्थ क्या होता है कि कुशल सेनापति वह होता है जो सेना को व्यवस्थित ढंग से संचालित कर सके। युद्ध या अभियान में केवल सैनिकों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उनका सही नेतृत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सेनापति को यह पता होना चाहिए कि किसी सेना को कहाँ ले जाना है, किस प्रकार संगठित करना है और किस प्रकार पूरे अभियान को नियंत्रित करना है। साहस का अर्थ केवल शारीरिक वीरता नहीं होता। एक सेनापति को कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने का साहस भी चाहिए होता है। जब किसी अभियान में लंबी यात्रा करनी पड़े, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़े और परिणाम अनिश्चित हो, तब नेतृत्वकर्ता का साहस पूरी सेना का मनोबल बनाए रखता है। इसे ऐसे समझ सकते कि यदि किसी समूह का नेता स्वयं आत्मविश्वास से भरा हुआ हो तो उसके साथ चलने वाले लोग भी अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार एक साहसी सेनापति अपनी सेना के भीतर भी आत्मविश्वास पैदा करता है। अनुशासन किसी भी सेना की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। यदि सैनिक अपनी इच्छा से कार्य करने लगे तो बड़ी से बड़ी सेना भी प्रभावी नहीं रह पाती। इसलिए सेनापति का स्वयं अनुशासित होना और पूरी सेना को अनुशासन में बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। सरल शब्दों में कहे तो अनुशासन का अर्थ नियमों का पालन करना, आदेशों का सम्मान करना और निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करना। जैसे किसी खेल टीम में सभी खिलाड़ी अपने अपने स्थान और जिम्मेदारी के अनुसार खेलते हैं, तभी टीम अच्छा प्रदर्शन कर पाती है। यदि हर खिलाड़ी अपने मनमर्जी करने लगे तो टीम सफल नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी प्रकार सेना में भी अनुशासन सफलता का आधार होता है। अब ये जानना जरूरी है कि सिंध अभियान का पहला लक्ष्य देवल का बंदरगाह
था। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध की ओर बढ़ा तो उसने सीधे पूरे सिंध पर हमला करने की बजाय सबसे पहले देवल को चुना। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। देवल एक बंदरगाह था, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ समुद्री जहाज आते जाते थे। उस समय समुद्री व्यापार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। दूर दूर के व्यापारी अपने सामान लेकर समुद्र के रास्ते यहाँ पहुंचते थे। इसलिए देवल केवल एक नगर नहीं था, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। अब बात करें कि देवल व्यापारिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने का अर्थ है कि यहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। जहाज यहाँ रुकते हैं, व्यापारी आते थे, व्यापारिक गतिविधियां चलती थी। जिस प्रकार आज किसी देश के बड़े बंदरगाह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार उस समय देवल का बंदरगाह भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। अब दूसरी बात आती है कि देवल सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। सामरिक महत्व का मतलब है कि युद्ध और सुरक्षा के नजरिए से किसी स्थान का महत्व होना। देवल समुद्र के किनारे स्थित था, इसलिए जो भी शक्ति इस बंदरगाह पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती वह समुद्री मार्गों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती थी। जैसे मान लीजिए किसी शहर में प्रवेश करने के लिए एक मुख्य दरवाजा हो, यदि कोई उस दरवाजे पर नियंत्रण कर ले तो उसके लिए शहर में प्रवेश करना अपनी शक्ति स्थापित करना आसान हो जाता है। उसी प्रकार देवल सिंध के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु था, इसलिए इस पर अधिकार प्राप्त करना सैन्य दृष्टि से बहुत लाभदायक था। यही कारण था कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अभियान की शुरुआत देवल से की। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर विजय प्राप्त कर ली थी, अर्थात उसने देवल पर सफलतापूर्वक अधिकार स्थापित कर लिया। देवल की विजय उसकी सिंध अभियान की पहली सफलता थी। यह सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे उससे सिंध क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग मिला। यदि किसी अभियान की शुरुआत सफलता से होती है तो सेना का आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी प्रकार देवल पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम के लिए आगे के अभियान को जारी रखना अधिक आसान हो गया। अब हम उस चरण पर पहुंचते हैं जहां संघर्ष अपने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर आ जाता है। यहाँ सामने थे सिंध के शासक राजा दाहिर और दूसरी ओर मोहम्मद बिन कासिम की सेना। राजा दाहिर ने आत्मसमर्पण करने से के बजाय युद्ध का मार्ग चुना। इसका अर्थ है कि राजा दाहिर के सामने दो विकल्प थे। पहला, वे बिना लड़ाई करे अपने राज्य को छोड़ दे और विरोध बंद कर दे। दूसरा, अपने राज्य और शासन की रक्षा के लिए युद्ध करे। राजा दाहिर ने दूसरा मार्ग चुना। आत्मसमर्पण का मतलब होता है कि कोई शासक विरोध छोड़कर दूसरे पक्ष की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन राजा दाहिर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध करना अधिक उचित समझा। इसे एक सिंपल से उदाहरण से जाने तो यदि किसी राज्य पर भारी शक्ति आक्रमण करती है तो शासक के सामने यह निर्णय होता है कि वह बिना संघर्ष के हार मान ले या अपने राज्य की रक्षा के लिए मैदान में उतरे। राजा दाहिर ने रक्षा और प्रतिरोध का रास्ता चुना, इसलिए उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया। जब दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो गए तब उनके बीच एक बड़ा कठोर संघर्ष हुआ। यहाँ भीषण युद्ध शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भीषण युद्ध का अर्थ केवल साधारण लड़ाई नहीं होता, बल्कि ऐसा संघर्ष जिसमें दोनों पक्ष पूरी शक्ति और पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हो। एक और राजा दाहिर की सेना थी जो दूसरी ओर मोहम्मद बिन कासिम की सेना। दोनों पक्ष अपने अपने उद्देश्य को लेकर युद्ध भूमि में उतरे थे। जब किसी युद्ध को भीषण कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है कि परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण था। दोनों पक्ष जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। इसलिए यह केवल सैनिकों की टक्कर नहीं थी, बल्कि दो शक्तियों के बीच निर्णायक संघर्ष था जिसका परिणाम आगे की घटनाओं को प्रभावित करने वाला था। अब इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। वीरतापूर्वक युद्ध किया का अर्थ है कि राजा दाहिर ने साहस, दृढ़ता और बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा। उन्होंने युद्ध भूमि को छोड़ने या संघर्ष से पीछे हटने का मार्ग नहीं चुना। जब किसी शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने वीरतापूर्वक युद्ध किया तो इसका अर्थ होता है कि उसने कठिन परिस्थितियों में भी साहस बनाए रखा और अंत तक संघर्ष किया। यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने युद्ध का सामना किया और अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। सरल शब्दों में कहे तो राजा दाहिर ने एक योद्धा और शासक के रूप में युद्ध भूमि में अपना कर्तव्य निभाया और पूरी निष्ठा के साथ संघर्ष किया, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति शब्द का भारतीय इतिहास में बहुत सम्मान के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि कोई योद्धा युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दे। अर्थात राजा दाहिर
युद्ध के दौरान लड़ते रहे, लेकिन अंत में युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ केवल उनकी मृत्यु की बात नहीं कही गई, बल्कि यह बताया गया कि वे युद्ध करते हुए मारे गए, इसलिए उन्हें वीरगति शब्द का प्रयोग किया गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने युद्ध भूमि में संघर्ष करते हुए अपने प्राण दे दिए। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिरोध कमजोर पड़ गया। यह इस पूरे प्रसंग का परिणाम है। राजा दाहिर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि सिंध के शासक और प्रतिरोध के प्रमुख नेतृत्व करता थे। जब कोई संघर्ष किसी प्रमुख नेता के नेतृत्व में चल रहा हो और वही नेता युद्ध में मारा जाए, तो स्वाभाविक रूप से उस संघर्ष की शक्ति प्रभावित हो जाती है। प्रतिरोध का अर्थ आक्रमण का विरोध करना और उसके विरुद्ध संघर्ष जारी रखना। जब राजा दाहिर जीवित थे तब प्रतिरोध की नेतृत्व और दिशा मिल रही थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वही नेतृत्व समाप्त हो गया। इस एक सरल उदाहरण से जाने तो यदि किसी सेना का प्रमुख सेनापति युद्ध के बीच में न रहे, तो सैनिकों का संगठन और दिशा दोनों प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार राजा दाहिर की मृत्यु के बाद प्रतिरोध पहले जैसा मजबूत नहीं रह पाया। यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद प्रतिरोध कमजोर पड़ गया और अरब का सिंध पर अधिकार हो गया। राजा दाहिर की पराजय के बाद अरब सेनाओं के लिए सिंध का मार्ग लगभग खुल गया। जब किसी राज्य का शासक युद्ध में हार जाता है, तो उस राज्य की केंद्रीय शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। यही स्थिति सिंध में भी हुई। राजा दाहिर के वीरगति प्राप्त करने के बाद उनके नेतृत्व में चल रहा संगठित प्रतिरोध कमजोर हो गया और अरब सेनाओं को सिंध के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंध पर नियंत्रण स्थापित कर लिया का अर्थ केवल युद्ध जीत लेना नहीं है। इसका मतलब है कि अरबों ने उस क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था, शासन और महत्वपूर्ण नगरों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दूसरे शब्दों में कहे तो अब सिंध का राजनीतिक नियंत्रण धीरे धीरे अरब शासनों के हाथ में आने लगा। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि किसी बड़े पेड़ की राजधानी और उसका मुख्य शासक दोनों पराजित हो जाए, तो राज्य के अन्य छोटे छोटे क्षेत्र भी लंबे समय तक अकेले संघर्ष नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप पूरे क्षेत्र पर विजेता की पकड़ मजबूत होने लगती है। सिंध में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद अरब सेनाओं ने अपने अभियान आगे बढ़ाया और मुल्तान की ओर बढ़े। इसका कारण यह था कि केवल सिंध पर अधिकार कर लेना उनके लिए पर्याप्त नहीं था। वे अपने नियंत्रण को और मजबूत बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जो आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मूल्यवान थे। मुल्तान उस समय एक महत्वपूर्ण नगर था। यह व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ क्षेत्र था और इसकी स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसलिए मुल्तान पर अधिकार स्थापित करना अरबों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। जब अरब सेनाएं वहां पहुंची, तो उन्होंने अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुल्तान पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। मुल्तान पर अधिकार कर लिया का अर्थ है कि अब वहां की सत्ता और प्रशासन भी अरबों के प्रभाव में आ गया। इस प्रकार अरबों का नियंत्रण केवल सिंध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह आगे बढ़कर मुल्तान तक पहुंच गया। अब इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया कि सिंध और मुल्तान दोनों पर अधिकार स्थापित होने के बाद भारत में अरबों के पास एक स्थायी आधार क्षेत्र बन गया। स्थायी आधार क्षेत्र का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब कोई शक्ति किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो उसे अपनी सेना रखने, प्रशासन चलाने और भविष्य की गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक मुक्त सुरक्षित स्थान चाहिए होता है। सिंध और मुल्तान की विजय के बाद अरबों को भी एक ऐसा ही सुरक्षित और स्थिर क्षेत्र प्राप्त हो गया। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझो तो यदि कोई सेना किसी दूरस्थ क्षेत्र में अभियान चला रही हो, तो उसे अपने सैनिकों के रहने के संसाधनों के संग्रह, प्रशासन के संचालन के लिए एक स्थायी केंद्र चाहिए होता है। बिना ऐसे केंद्र के लंबे समय तक शासन करना कठिन होता है। सिंध और मुल्तान अरबों के लिए सही यही स्थायी केंद्र बन गए। राजा दाहिर की पराजय और सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद अरबों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल युद्ध जीतना नहीं थी, बल्कि उस क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन को स्थिर बनाए रखना भी था। किसी भी क्षेत्र को जीत लेना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन उस क्षेत्र को व्यवस्थित ढंग से चलाना और वहां शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना कहीं अधिक कठिन कार्य होता है। इसी कारण अरबों ने सिंध में एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। सिंध पर अधिकार स्थापित करने के लिए अरबों ने सबसे पहले कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया।
किसी भी राज्य या शासन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सेना का खर्च, अधिकारियों का वेतन, प्रशासनिक कार्य और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित आय जरूरी होती है। इसी उद्देश्य से अरबों ने कर व्यवस्था लागू की। सरल शब्दों में समझे तो जैसे आज की किसी देश की सरकार विभिन्न प्रकार के करों से राजस्व प्राप्त करती है, उसी ढंग से प्रशासन चलाती है। उसी प्रकार उस समय में भी शासन चलाने के लिए कर आवश्यक थे। अरब शासकों ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य को नियमित आय मिलती रहेगी, जिससे सिंध में उनका प्रशासन आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे। इस कदम का मुख्य कारण यही था कि केवल विजय प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं था, बल्कि उस विजय को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आर्थिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। केवल एक शासक पूरे क्षेत्र का प्रशासन स्वयं नहीं संभाल सकता। सिंध एक महत्वपूर्ण विस्तृत क्षेत्र था, इसलिए अरबों ने विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। इन अधिकारियों का कार्य शासन के आदेशों को लागू करना, व्यवस्था बनाए रखना और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करना था। इस एक सिंपल से उदाहरण से समझो तो यदि किसी विद्यालय में केवल प्रधानाचार्य हो और कोई शिक्षक, क्लर्क या अन्य कर्मचारी न हो तो विद्यालय को व्यवस्थित रूप से चलाना कठिन हो जाएगा। उसी प्रकार किसी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इसीलिए अरबों ने प्रशासन को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इस कदम का उद्देश्य यह था कि शासन के कार्य नियमित रूप से चलते रहे और पूरे क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे। यह अरब प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी। अरब यह समझते थे कि एक नए और दूरस्थ क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। केवल भारी शक्ति के बल पर लंबे समय तक शासन बनाए रखना आसान नहीं होता, इसलिए उन्होंने स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों को क्षेत्र की परिस्थितियों, समाज, भाषा और प्रशासनिक आवश्यकताओं की बेहतर जानकारी होती है। जब किसी नए शासक को स्थानीय सहयोग मिलता है तो शासन चलाना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी नए शहर में जाकर कोई बड़ा कार्य करना चाहता है तो वो वहां के स्थानीय लोगों की सहायता लेता है, क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र की परिस्थितियों का बेहतर ज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार अरबों ने भी स्थानीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करने की प्रयास किए। इसका उद्देश्य यह था कि प्रशासन और जनता के बीच समन्वय बना रहे और शासन को अनावश्यक विरोध का सामना न करना पड़े, ताकि शासन को स्थिर बनाया जा सके। इन सभी कदमों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शासन को स्थिर बनाना था। केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना किसी साम्राज्य की सफलता नहीं होती, अंतिम मंजिल भी नहीं होती। उसकी वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब विजय क्षेत्र में लंबे समय तक शांति, व्यवस्था और प्रशासन कायम रखा जा सके। इसलिए अरबों ने कर व्यवस्था, अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानीय सहयोग, इन तीनों उपायों के माध्यम से उन्होंने सिंध में अपना शासन को स्थिर बनाने और संगठित बनाने का प्रयास किया। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या अरबों ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी? तो इसका सीधा सा और स्पष्ट उत्तर है कि नहीं। अरबों की सफलता मुख्य रूप से सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रही। जब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेनाओं ने सिंध पर विजय प्राप्त की और बाद में मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया, तब उनके नियंत्रण में ये क्षेत्र आ गए। इसका अर्थ यह था कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग कि कुछ क्षेत्र में अरब शासन स्थापित हो गया, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं था कि पूरा भारत अरबों के अधीन आ गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय भारत एक बहुत बड़ा भूभाग था। सिंध और मुल्तान पर अधिकार स्थापित कर लेना पूरे भारत को जीत लेने के समान नहीं था। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी बहुत बड़े राज्य के केवल 2 जिलों को अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया, तो क्या हम कहेंगे कि उसने पूरा राज्य जीत लिया? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार अरबों ने सिंध और मुल्तान पर अधिकार तो स्थापित किया, लेकिन पूरे भारत पर नहीं किया। यही कारण है कि इतिहास में कहा जाता है कि अरबों की सफलता मुख्य रूप से सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रही। वे पूरे भारत पर अधिकार स्थापित नहीं कर सके, अर्थात अरब शासन का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे नहीं हो पाया। अधिकार स्थापित नहीं हो पाया का क्या मतलब है? अधिकार स्थापित करने का क्या मतलब है? केवल किसी क्षेत्र में सेना भेज देना नहीं है, बल्कि वहां स्थायी शासन चलाना, प्रशासन स्थापित करना
और उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखना होता है। अरब ऐसे पूरे भारत में नहीं कर पाए। उनका प्रभाव और शासन मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहा जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, अर्थात सिंध और मुल्तान पर। इसलिए यदि कोई पूछे कि अरबों ने भारत में कहां तक सफलता प्राप्त की, तो उत्तर होगा सिंध और मुल्तान तक। और यदि पूछा जाए कि क्या अरब पूरे भारत पर अधिकार स्थापित कर सके, तो उत्तर होगा नहीं। उनकी सफलता मुख्य रूप से केवल सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रही है। अब तक हमने देखा कि अरबों ने सिंध पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जब अरबों ने सिंध से आगे बढ़ने का प्रयास किया, तब उन्हें भारतीय राज्यों के शक्तिशाली प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस वाक्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि सिंध पर अधिकार स्थापित करने के बाद अरबों का उद्देश्य केवल उसी क्षेत्र तक सीमित रहना नहीं था, वे आगे बढ़ना चाहते थे, अर्थात वे सिंध के बाहर अन्य भारतीय क्षेत्रों की ओर भी अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश की, स्थिति बदलने लगी। अब तक उन्हें सिंध में सफलता मिली थी, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। भारतीय राज्यों की शक्तिशाली प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत के विभिन्न राज्यों और शासकों ने अरबों के आगे बढ़ने को आसानी से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उनका विरोध किया और उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी भारी शक्ति या आक्रमणकारी के सामने झुकने के बजाय उसका सामना करना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक कमरे में प्रवेश कर जाए, इसका यह मतलब नहीं है कि वह पूरे घर पर अधिकार कर लेगा। जैसे ही वह दूसरे कमरों में जाने की कोशिश करेगा, घर के लोग उसका विरोध करेंगे और उसे रोकने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार सिंध पर अधिकार प्राप्त कर लेना और पूरे भारत में आगे बढ़ जाना दोनों अलग अलग बातें थी। जब अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, तब भारतीय राज्यों ने उनका विरोध किया। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रतिरोध महत्वपूर्ण क्यों था? तो क्योंकि यही वह समय था जब अरबों के सामने पहली बार बड़े स्तर पर भारतीय शक्ति खड़ी हुई। यदि कोई भी विरोध न करता तो आगे बढ़ना अपेक्षाकृत आसान हो सकता था, लेकिन भारतीय राज्यों ने प्रतिरोध किया, इसलिए अरबों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ध्यान दीजिए, यहाँ वाक्य में लिखा है शक्तिशाली प्रतिरोध, यानी शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ यह है कि यह कोई साधारण या कमजोर विरोध नहीं था। भारतीय राज्यों ने पूरी शक्ति के साथ उनका सामना किया। यानी अरबों के लिए अब केवल आगे बढ़ना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि उन्हें उन शक्तियों से भी मुकाबला करना पड़ रहा था जो अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए तैयार थी। यहीं से भारतीय प्रतिरोध की कहानी शुरू होती है। इसका अर्थ है कि सिंध की विजय के बाद जो घटनाएं शुरू हुई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय भारतीय राज्यों द्वारा किया गया विरोध था। यानी अब इतिहास का केंद्र केवल अरबों की प्रगति नहीं रह जाता, बल्कि भारतीय राज्यों की प्रतिक्रिया और उनके संघर्ष भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहीं से शब्द यह संकेत देता है कि सिंध तक की घटनाओं के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। पहले हम अरबों की प्रगति और विजय की बातें कर रहे थे, लेकिन अब चर्चा का विषय बनता है कि भारतीय राज्यों ने उस प्रगति को किस प्रकार चुनौती दी और उसका सामना किया। सरल शब्दों में कहे तो सिंध तक अरबों की सफलता मिली, लेकिन जब उन्होंने सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश की, तब भारतीय राज्यों ने उनका विरोध किया और इसी क्षण से भारतीय प्रतिरोध की कहानी प्रारंभ हुई, जहां भारतीय शक्तियां भारी विस्तार को रोकने के लिए सामने आती है। भारतीय प्रतिरोध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गुर्जर प्रतिहारों ने निभाई। जब हम भारत में अरब आक्रमणों के खिलाफ हुए प्रतिरोध की बात करते हैं, तो गुर्जर प्रतिहारों का नाम सबसे प्रमुख रूप से सामने आता है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि भारत के विभिन्न राज्यों ने अरबों का विरोध किया, लेकिन उनमें से गुर्जर प्रतिहारों का योगदान सबसे अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि लंबे समय तक पश्चिमी भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। वे लगातार अरबों की आगे बढ़ने की कोशिशों के सामने एक मजबूत बाधा बनकर खड़े रहे। जैसे मान लीजिए अगर किसी बड़े किले का मुख्य द्वार हो, वहां सबसे शक्तिशाली तैनात सैनिक हो जो दुश्मनों को अंदर प्रवेश न करने दे, तो पूरे किले की सुरक्षा काफी हद तक उन्हीं सैनिकों पर निर्भर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार भारत के पश्चिमी भाग की सुरक्षा में गुर्जर प्रतिहारों की भूमिका थी। वे उस मजबूत रक्षक की तरह थे जिन्होंने आक्रमणकारियों के रास्ते को रोक दिया।
उन्होंने पश्चिमी भारत की रक्षा की थी। इस वाक्य का अर्थ है कि गुर्जर प्रतिहारों ने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों को अरब विस्तार से सुरक्षित रखने का प्रयास किया। पश्चिमी भारत का महत्व बहुत अधिक था क्योंकि अरब सबसे पहले सिंध तक पहुंचे थे। यदि वे आगे बढ़ते तो उन्हें पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से होकर ही आगे बढ़ाना पड़ता। इसलिए पश्चिमी भारत की रक्षा केवल एक क्षेत्र की रक्षा नहीं थी, बल्कि आगे बढ़े क्षेत्रों की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई थी। रक्षा की मतलब केवल सीमा पर खड़े रहना नहीं था, इसका मतलब है कि अरबों की प्रगति को रोकना था। उन्होंने उनके विस्तार के प्रयासों का विरोध किया, अपने क्षेत्रों को उनके नियंत्रण में जाने से बचाया और बाहरी शक्तियों को स्थायी रूप से स्थापित होने से रोका। जैसे मान लीजिए किसी घर का मुख्य दरवाजा सुरक्षित है और वहां मजबूत पहरा है तो चोर घर के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार पश्चिम भारत की सुरक्षा मजबूत रहने से अरबों का आगे बढ़ना कठिन हो गया। उनके कारण अरब सिंध से आगे स्थायी रूप से नहीं बढ़ सके। यह इस पूरे गठन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ स्थायी रूप से शब्द का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि अरबों ने कभी आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि अर्थ ये है कि वे सिंध से आगे भारत के बड़े क्षेत्रों पर लंबे समय तक टिककर शासन स्थापित नहीं कर सके। यानी आगे बढ़ने की कोशिशें हुई, विस्तार के प्रयास हुए, लेकिन स्थायी सफलता नहीं मिली और इस स्थिति में गुर्जर प्रतिहारों का प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी स्थान में प्रवेश तो कर लेता है, लेकिन वहां लंबे समय तक रह नहीं पाता और उसे बार बार विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि वह वहां स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सका। ठीक यही बात यहाँ समझाई जा रही है। अरबों ने सिंध में अपना आधार बना लिया था, लेकिन उससे आगे भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में उसी प्रकार स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। अब सवाल यह उठता है कि जब अरबों ने सिंध और मुल्तान पर अधिकार स्थापित कर लिया था तो फिर वे पूरे भारत पर अपना शासन क्यों नहीं फैला सके? इसके पीछे भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला कारण था भारत का विशाल और कठिन भूगोल। भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यहाँ केवल समतल मैदान ही नहीं थे, बल्कि नदियां, घने जंगल, ऊंचे पर्वत और विशाल रेगिस्तान भी थे। किसी भी सेना के लिए युद्ध लड़ना केवल दुश्मनों से लड़ना नहीं था, बल्कि इन रास्तों की कठिनाइयों से भी लड़ना पड़ता था। जब अरब सेनाएं आगे बढ़ने का प्रयास करती थी तो उन्हें अलग अलग प्रकार की भौगोलिक बाधाओं का सामना करना पड़ता था। कहीं बड़ी नदी रास्ता रोकती थी, कहीं घने जंगल सेना की गति धीमी कर देते थे, कहीं रेगिस्तान में यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो कहीं पर्वतीय क्षेत्र युद्ध को और मुश्किल बना देते थे। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अपने शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो यह आसान होता है, लेकिन यदि उसे हजारों किलोमीटर दूर किसी क्षेत्र में जाना पड़े जहां रास्ते कठिन हो तो यात्रा और काम दोनों मुश्किल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भारत का विशाल भूगोल अरबों के आगे बढ़ने की गति को बाधित करता रहा। दूसरा बड़ा कारण था भारत में अनेक शक्तिशाली भारतीय राज्यों का मौजूद होना। उस समय भारत में केवल एक ही राज्य नहीं था, बल्कि कई मजबूत राजवंश और राज्य थे। इसका अर्थ यह था कि यदि अरब किसी एक क्षेत्र तक पहुंच भी जाते तो आगे उन्हें दूसरे शक्तिशाली राज्यों को सामना करना पड़ता। हर राज्य की अपनी सेना थी, अपने शासक थे, अपनी रक्षा व्यवस्था थी। इस कारण अरबों के लिए पूरे भारत पर अधिकार स्थापित करना आसान नहीं था। जैसे यदि किसी व्यक्ति को केवल एक दरवाजा पार करना हो तो काम आसान हो सकता है, लेकिन यदि हर थोड़ी दूरी पर एक नया दरवाजा आ जाए तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार भारत में अनेक मजबूत राज्यों की उपस्थिति अरबों के विस्तार के मार्ग में बड़ी बाधा बनी। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था भारतीय सेनाओं के युद्ध हाथी। भारतीय सेनाओं में हाथियों का विशेष महत्व था। युद्ध के मैदान में हाथी केवल एक जानवर नहीं होता था, बल्कि वह एक चलती फिरती विशाल युद्ध शक्ति के समान माना जाता था। हाथियों का आकार बहुत बड़ा होता था और वे युद्ध में दुश्मनों की पंक्तियों पर भारी दबाव डाल सकते थे। अरब सैनिकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें ऐसे विशाल युद्ध हथियारों का सामना करना पड़ता था। जैसे कल्पना कीजिए कि पैदल सैनिकों की एक पंक्ति आगे बढ़ रही हो और अचानक उनके सामने एक विशाल हाथी आ जाए। स्वाभाविक रूप से उस स्थिति में सेना के लिए आगे बढ़ना और अपनी व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो सकता है। इसी प्रकार भारतीय युद्ध हाथी अरब सेनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए।
चौथा कारण था लंबी रसद व्यवस्था। अरब सैनिक अपने मूल क्षेत्र से बहुत दूर आकर युद्ध कर रहे थे। किसी भी सेना को केवल सैनिकों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें भोजन, पानी, हथियार, घोड़े और अन्य आवश्यकता वस्तु की भी लगातार जरूरत पड़ती रहती। इन सभी चीजों की आपूर्ति को ही रसद व्यवस्था कहा जाता है। जब सेना अपने घर या मूल क्षेत्र से बहुत दूर पहुंच जाती है तो उन्हें आवश्यक वस्तुओं को लगातार पहुंचाना कठिन हो जाता है। दूरी जितनी बढ़ती है व्यवस्था उतनी जटिल हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको प्रतिदिन भोजन किसी पास की दुकान से मिलता है तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि वही भोजन हजारों किलोमीटर दूर से आना शुरू हो जाए तो समय, खर्च और कठिनाई सब बढ़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार अरब सैनिक अपने मूल क्षेत्र से बहुत दूर थे, इसलिए उनकी रसद व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गई। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था स्थानीय समर्थन का अभाव। किसी भी भारी शक्ति के लिए केवल सेना के बल पर लंबे समय तक शासन करना कठिन होता है। स्थिर शासन के लिए स्थानीय जनता का सहयोग भी आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ स्थिति यह थी कि जनता भारतीय शासकों के साथ थी। जब किसी भारी सेना को स्थानीय लोगों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता तो उसके लिए अपने शासन को फैलाना और लंबे समय तक बनाए रखना कठिन हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर काम करने जाए और वहां का कोई उसकी सहायता न करे तो उसके लिए काम करना कठिन हो जाएगा, लेकिन यदि वहां के लोग उसका सहयोग करें तो काम आसान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार स्थानीय समर्थन के अभाव में अरबों के लिए विस्तार और शासन दोनों को कठिन बना दिया। अरब आक्रमणों का प्रभाव केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके कई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिणाम सामने आए। अब इन सभी बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं तो सबसे पहले अरबों की विजय के बाद सिंध में उनका शासन स्थापित हो गया। इसका अर्थ यह है कि अब उस क्षेत्र का प्रशासन, कर व्यवस्था और शासन व्यवस्था अरब अधिकारियों के नियंत्रण में आ गई। पहले सिंध पर राजा दाहिर का शासन था, लेकिन उनकी पराजय के बाद अरबों ने वहां अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की, कर संग्रह की व्यवस्था बनाई और शासन को स्थिर करने का प्रयास किया। जैसे यदि किसी शहर का पुराना शासक हट जाए और उसकी जगह को नया शासक आकर अपनी सरकार, अपने अधिकारी और अपने नियम लागू कर दे तो इसे उस क्षेत्र में नए शासन की स्थापना कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार सिंध में अरब शासन की स्थापना हुई। सिंध और मुल्तान पर अधिकार स्थापित करने के बाद अरबों ने भारत के अन्य भागों में आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भारतीय राज्यों के मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। भारत में उस समय कई शक्तिशाली राजवंश मौजूद थे जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम थे। इसके कारण अरबों का विस्तार सिंध से आगे स्थायी रूप में नहीं बढ़ सका, अर्थात वे पूरे भारत पर अधिकार स्थापित करने में असफल रहे। मान लीजिए कोई सेना किसी देश की सीमा में प्रवेश कर ले, लेकिन आगे बढ़ते समय उसे लगातार मजबूत प्रतिरोध मिलता रहे तो उसकी प्रगति रुक जाती है। ठीक ऐसा ही अरबों के साथ हुआ। सिंध में सफलता मिली, लेकिन आगे उनका विस्तार रुक गया। अरब आक्रमणों ने भारतीय शासकों को यह एहसास कराया कि भारी शक्ति भारत पर आक्रमण कर सकती है। इस कारण राज्यों ने अपनी सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। शासकों ने सेनाओं को मजबूत करने, सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने और युद्ध की तैयारी पर अधिक जोर दिया। उन्हें समझ में आ गया कि यदि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रही तो विदेशी शक्तियां खतरा बन सकती हैं। जैसे किसी क्षेत्र में चोरी की घटना होने के बाद लोग अपने घरों की सुरक्षा बढ़ा देते हैं, वैसे ही अरब आक्रमणों के बाद भारतीय राज्यों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। यही सुरक्षा चेतना कहलाती है। अरबों के विस्तार को रोकने में गुर्जर प्रतिहारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पश्चिमी भारत की रक्षा की और अरबों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। जब किसी राज्य या राजवंश की भूमिका देश की रक्षा में महत्वपूर्ण हो जाती है तो उसका महत्व भी बढ़ जाता है। इसी कारण गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि हुई। जैसे यदि किसी संकट के समय कोई व्यक्ति पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है तो लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। उसी प्रकार अरब आक्रमणों के समय गुर्जर प्रतिहारों का महत्व बढ़ गया। अरबों के सिंध में आने के बाद भारत और अरब जगत के बीच से संपर्क बढ़ने लगे। अब दोनों क्षेत्रों के लोगों का एक दूसरे से अधिक संबंध स्थापित हुआ। व्यापार, यात्रा और प्रशासनिक संपर्कों के कारण दोनों पक्ष एक दूसरे के बारे में अधिक जानने लगे। पहले जो संपर्क सीमित थे वे अब अधिक नियमित और व्यापक हो गए। जब दो देश के बीच लगातार आने जाने और व्यापार की व्यवस्था बन जाती है तो दोनों के संबंध मजबूत होने लगते। ठीक ऐसा ही भारत और अरबों के बीच हुआ।
भारत उस समय गणित, विज्ञान, चिकित्सा और अन्य ज्ञान क्षेत्रों में काफी उन्नत माना जाता था। भारत और अरबों के बीच संपर्क बढ़ने के कारण भारतीय ज्ञान अरब जगत तक पहुंचा। अरब विद्वानों को भारतीय ज्ञान परंपराओं को जानने और समझने का अवसर मिला, अर्थात भारत में विकसित कई ज्ञान परंपराएं अब व्यापक क्षेत्र तक पहुंचने लगी। यदि किसी विद्यालय का एक उत्कृष्ट शिक्षक दूसरे विद्यालय में जाकर अपनी शिक्षा पद्धति साझा करे तो उसका ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचता है। इसी प्रकार भारतीय ज्ञान का प्रसार भी व्यापक स्तर पर हुआ। अरबों के आगमन के साथ भारत में इस्लाम का प्रारंभिक विस्तार हुआ। सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस्लाम का प्रभाव दिखाई देने लगा। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा भारत तत्काल इस्लाम स्वीकार करने लगा, बल्कि यह कि भारत में इस धर्म की उपस्थिति और प्रभाव की शुरुआत इसी काल में दिखाई देती है। यानी भारत में इस्लाम के प्रवेश और प्रारंभिक विस्तार का एक महत्वपूर्ण चरण अब अरब आक्रमणों के बाद देखने को मिला। जैसे कोई नया विचार पहले किसी छोटे क्षेत्र में पहुंचता है और फिर धीरे धीरे लोगों तक फैलता है, वैसे ही इस्लाम का प्रारंभिक विस्तार भी शुरू हो गया था। अरब आक्रमणों के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत तक पहुंचने के मार्ग संभव है। सिंध क्षेत्र विदेशी शक्तियों के लिए भारत में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण मार्ग बनकर सामने आए। इससे भविष्य में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों को भारत के मार्गों, परिस्थितियों और संभावनाओं के बारे में जानकारी मिली, अर्थात बाद में विदेशी आक्रमणों के लिए एक प्रकार का रास्ता और अनुभव उपलब्ध हो गया। जैसे यदि कोई व्यक्ति पहली बार किसी कठिन रास्ते को पार कर ले तो उसके बाद आने वाले लोगों को उस मार्ग के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार अरब आक्रमण ने भविष्य के विदेशी आक्रमणों के लिए मार्ग की जानकारी उपलब्ध कराई। अब हम अरब आक्रमणों के प्रभावों को समझते हैं। तो जब अरबों ने सिंध पर अधिकार स्थापित कर लिया तब इसका सबसे पहला प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई दिया। पहले भारत के विभिन्न राज्यों को यह विश्वास था कि उनकी सीमाएं सुरक्षित है और बाहरी शक्तियां आसानी से भारत में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन अरब आक्रमणों ने यह स्पष्ट कर दिया कि पश्चिमी दिशा से विदेशी शक्तियां भारत तक पहुंच सकती हैं। सिंध पर अरब शासन की स्थापना ने भारतीय शासकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि यदि वे संगठित और सतर्क नहीं रहे तो भविष्य में अन्य विदेशी शक्तियां भी आक्रमण कर सकती है। इसी कारण भारतीय राज्यों में सुरक्षा और सीमा रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और शासकों ने अपनी सेनाओं को अधिक मजबूत बनाने और सीमाओं की रक्षा पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। यदि किसी मोहल्ले में पहली बार चोर घुसा है तो उसके बाद पूरे मोहल्ले के लोग अपनी सुरक्षा बढ़ा देते हैं। ठीक उसी प्रकार अरब आक्रमणों ने भारतीय राज्यों को सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क बना दिया। अरबों और भारतीय संपर्कों का प्रभाव खगोल विज्ञान पर भी पड़ा। भारत उस समय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नत था। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा की गति के बारे में भारतीय विद्वानों के पास महत्वपूर्ण ज्ञान था। जब अरबों को भारत से संपर्क पड़ा तो उन्होंने भारतीय खगोलीय ज्ञान का अध्ययन किया और उसे अपने क्षेत्र में पहुंचाया। इस प्रकार भारतीय खगोल ज्ञान की अनेक जानकारी अरब जगत तक पहुंची। बाद में यही ज्ञान पश्चिमी एशिया के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। जैसे यदि किसी विद्यार्थी के पास बहुत अच्छी नोटबुक हो और दूसरा विद्यार्थी उसे प्रतिलिपि बनाकर अपने मित्रों को भी दे दे तो वह ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार भारतीय खगोल विज्ञान का ज्ञान अरबों के माध्यम से व्यापक क्षेत्रों तक पहुंचाया। अरब आक्रमणों के बाद भारत और अरबों के क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंध में वृद्धि हुई। सिंध अरब शासन के अधीन आने के कारण व्यापारिक संपर्क अधिक व्यवस्थित हो गए। व्यापारियों के लिए दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन और वस्तुओं का आदान प्रदान पहले की तुलना में अधिक आसान हुआ। भारत की विभिन्न वस्तुएं अरब क्षेत्रों तक पहुंचने लगी और अरब क्षेत्रों की वस्तुएं भारत आने लगी। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी और दोनों क्षेत्रों के आर्थिक संबंध अधिक मजबूत हुए। जब दो शहरों के बीच नई सड़क बन जाती है तो दोनों शहरों के व्यापार में वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार भारत और अरब के क्षेत्र के बीच संपर्क बनने से व्यापारिक संबंध भी मजबूत हुए। अरब आक्रमणों और उसके बाद बड़े संपर्क का प्रभाव चिकित्सा विज्ञान पर भी पड़ा। भारत में चिकित्सा संबंधी ज्ञान काफी विकसित था। विभिन्न रोगों के उपचार, औषधियों के
उपयोग और स्वास्थ्य संबंधी अनेक जानकारियां भारतीय विद्वानों के पास उपलब्ध थी। अरबों के साथ संपर्क बढ़ने पर इस ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। भारतीय चिकित्सा संबंधी जानकारियां अरब क्षेत्र तक पहुंची और वहां के विद्वानों ने उनका अध्ययन किया। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार हुआ और दोनों क्षेत्रों के विद्वानों को एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिला। यदि दो डॉक्टर आपस में अपना अनुभव साझा करें तो दोनों को नई बातें सीखने को मिलती। ठीक वैसे ही भारत और अरब के जगत के बीच चिकित्सा ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। अरबों और भारतीयों के बीच संपर्क बढ़ने से सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिले। जब दो अलग सभ्यताओं के लोग लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं तो वे एक दूसरे की कुछ परंपराओं, विचारों और जीवन शैली के बारे में जानने लगते हैं। सिंध में अरब शासन स्थापित होने के बाद भारतीय और अरब समाजों के बीच संपर्क बढ़ा। इससे दोनों पक्षों को एक दूसरे की संस्कृति का समझने का अवसर मिला। यह प्रभाव केवल शासन तक सीमित नहीं था बल्कि सामान्य सामाजिक जीवन में भी दिखाई देने लगा। जब किसी विद्यालय में अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वे एक दूसरे की भाषा, भोजन और परंपराओं के बारे में जानने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार भारत और अरब समाजों के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। अरब आक्रमणों का धार्मिक प्रभाव भी पड़ा। अरबों के साथ इस्लाम भारत के सिंध क्षेत्र में पहुंचा और वहां उसका प्रारंभिक प्रसार हुआ। इससे भारतीय समाज पहली बार बड़े स्तर पर इस्लाम धर्म के संपर्क में आया। हालांकि उस समय अरबों का प्रभाव मुख्य रूप से सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था, फिर भी इस्लाम के प्रवेश का मार्ग खुल गया। जैसे यदि किसी क्षेत्र में पहली बार कोई नई भाषा बोलने वाले लोग आकर बस जाए तो उस भाषा का परिचय स्थानीय लोगों को होने लगता है। उसी प्रकार सिंध में अरबों के आने से इस्लाम का परिचय और प्रारंभिक प्रसार हुआ। गणित के क्षेत्र में भी भारत अरबों के बीच संपर्क मजबूत होने लगा। भारत प्राचीन काल से गणित में अत्यंत उन्नत था। भारतीय गणितीय ज्ञान में अरब विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। संपर्क बनने के कारण भारतीय गणित संबंधी विचार और ज्ञान अरब जगत तक पहुंचे। अरब विद्वानों ने इन गणितीय अवधारणाओं का अध्ययन किया और उन्हें आगे अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। यदि कोई छात्र गणित का अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा तरीका खोज ले और बाकी छात्र भी उसे सीख ले तो वो ज्ञान तेजी से फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार भारतीय गणितीय ज्ञान अरब क्षेत्रों तक पहुंचा। अरब आक्रमणों के बाद भारत और पश्चिमी एशिया के बीच संबंध पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुए। सिंध में अरब शासन स्थापित होने से दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क लगातार बना रहा। व्यापार, ज्ञान, संस्कृति और विभिन्न प्रकार के विचारों का आदान प्रदान हुआ। इस निरंतर संपर्क ने दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे की ओर निकट ला दिया। जैसे यदि दो पड़ोसी परिवारों का रोज आना जाना शुरू हो जाए तो उनके संबंध पहले से अधिक मजबूत हो जाते हैं। उसी प्रकार भारत और पश्चिमी एशिया के बीच संबंध अधिक घनिष्ठ हुए। तो दोस्तों, भारत पर अरब आक्रमण केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप और अरब दुनिया के बीच नए संबंधों की नींव रखी। राजा दाहिर के साहस, मोहम्मद बिन कासिम की राजनीति और सिंध की विजय ने इतिहास की दिशा बदल दी। उम्मीद है कि आपको अब अरब आक्रमणों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट रूप से। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।